आपको एक ऐसे जासूस के बारे में बताएंगे जिसकी कहानी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं थी, लेकिन तब भी जेम्स बॉन्ड से बहुत अलग भी थी। कुछ साल पहले ही बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर, जिसका शीर्षक भारत के इस जेम्स बॉन्ड को मिली ब्लैक टाइगर की उपाधि से ही लिया गया था। जब सलमान खान ने पर्दे पर इस नायक की भूमिका निभाई तो सलमान खान के लिए खूब तालियां बजी। फिल्म हिट नहीं, सुपर डुपर हिट हुई। ऐसा लगा कि देश का असली हीरो अगर कोई है तो वो टाइगर ही है। लेकिन इसका असली नायक रविंद्र कौशिक, जिनका किरदार सलमान खान ने निभाया, क्या उसे भी ऐसा ही हीरो माना गया था? भारत का वो असली टाइगर जो भारतीय होकर भी पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गया था, सालों तक वहां की खुफिया खबरें भारत भेजता रहा। क्या देश ने इस असली हीरो को भी वैसा ही सम्मान दिया जैसा सम्मान फिल्म में सलमान खान को मिला? रियल लाइफ में भारत के जासूसों की कहानियां वेनिस, केप टाउन, ज्यूरिख या लंदन जैसे खूबसूरत शहरों में कैटरीना कैफ जैसी पत्नी के साथ जहां खत्म होती है, लेकिन क्या हकीकत में भी उनका अंत ऐसे ही होता है? जवाब तो आप इस कहानी के शीर्षक से ही समझ गए होंगे। कौन थे रविंद्र कौशिक? कैसे बने वो राह के जासूस? राह में रहते हुए उन्होंने ऐसे कौन से कारनामे कर दिखाए जिनके लिए उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब मिला? और क्या थी उनकी कामयाबी से जुड़ी उनकी दर्द भरी कहानी? यह सब हम आज आपको एक एक करके बताएंगे। रविंद्र कौशिक, जिन्होंने पाकिस्तान में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया था बल्कि खतना तक करवा लिया था। वो दौर जब पाकिस्तान भारत से बांग्लादेश का बदला लेने के लिए छद्म युद्ध छेड़े हुए था, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने पंजाब को युद्ध क्षेत्र बना दिया था। हर दिन आतंकवाद की अनेकों घटनाएं घट रही थी। ऐसे समय में राह ने शुरू किया था प्रोजेक्ट एक्स, जिसे पाकिस्तानी सैनिक गतिविधियों के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए राव के प्रमुख आर.एन. काओ उस समय हर क्षेत्र में ऐसे लोगों की तलाश में लगे रहते थे जो देश के लिए अपना नाम, अपना परिवार, अपना धर्म सब कुछ छोड़ सके, और वो भी बिना कुछ पाने की आस के। बस उनका देश सलामत रहे, फिर चाहे कोई नाम ना मिले, कोई दाम ना मिले, कोई उन्हें ना जान पाए। आप शहीद भी हो जाए तो भी उनके बच्चे भी कभी ना कह पाए कि उनके पिता ने देश के लिए क्या किया था। जी हाँ, राह का यही तो सबसे कड़वा सच है। चुप रहना ही देश के लिए उनकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। कभी रविंद्र कौशिक भी एक नाटक में एक ऐसे ही देशभक्त का रोल कर रहे थे जो पकड़े जाने पर भी दुश्मन के सामने देश का कोई भी राज नहीं खोलता। नाटक करते समय उन्हें नहीं पता था कि उनका यही रोल अगले ही दिन सच भी हो जाएगा, और यही नाटक उन्हें भारतीय जासूसी एजेंसी रॉ में ले आया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कई बड़े अधिकारी उन दिनों देश के लिए ऐसे ही देशभक्तों को ढूंढ रहे थे, और संयोग से उनमें से एक ऑफिसर इस नाटक को देखने भी पहुंच गया। इस नाटक को देखकर अधिकारी में रविंद्र में एक जासूस बनने के वो सारे गुण नजर आ गए, और कुछ ही दिनों में रविंद्र कौशिक रॉ के लिए दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हें एक नया नाम, नई पहचान दे दी गई। रविंद्र कौशिक नाम तो फाइलों में कहाँ गुम हो गया, पता ही नहीं चला। उन दिनों आमतौर पर राह के नए रंगरूटों को 4 साल तक का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था, जिनमें उन्हें जहां भेजा जाना होता था वहां की भाषा सिखाई जाती थी। अब रविंद्र का तो जन्म भी श्री गंगानगर में हुआ था, और श्री गंगानगर में आमतौर पर पंजाबी ही बोली जाती थी, और पाकिस्तान में भी पंजाबी ही बोली जाती है। उस पर रविंद्र एक बेहतरीन एक्टर भी थे, सो भाषा सीखने में रविंद्र को कोई दिक्कत नहीं हुई। हर प्रशिक्षण में अव्वल आकर सिर्फ 23 साल की उम्र में ही रविंद्र को एक नए नाम नबी अहमद शाकिर के साथ 1975 में गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया गया। अपनी ट्रेनिंग के कारण रविंद्र को पाकिस्तान में सेट होने में कोई दिक्कत नहीं आई, और कुछ ही दिनों में हिंदुस्तानी रविंद्र नबी अहमद शाकिर के रूप में पूरा पाकिस्तानी नागरिक बन गया। नबी ने जल्दी कराची यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन भी ले लिया, और लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने तब सीधे छक्का लगाया जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री की, वो भी मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी। इस पोस्ट पर लेने से पहले कैंडिडेट की कई तरह से जांच की जाती है। रविंद्र की तैयारी इतनी पुख्ता थी, कोई भी गुप्त या पुलिस जांच में किसी को भी उन पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ, और सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक वहां मेजर रैंक तक पहुंच गए। इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी भी कर ली और पिता भी बन गए। शादी के बाद भी उन्होंने अमानत को भी पता तक नहीं लगने दिया कि वो एक भारतीय जासूस हैं। भले ही अमानत उनका पहला प्यार थी, लेकिन अमानत से भी पहले उनके दिलों में देश था। 1979 से 1983 तक लगातार 4 सालों तक रविंद्र राह को कई बहुमूल्य जानकारियां देते रहे, जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। ये वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पे था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी हार दर्ज कराने और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का हर दिन कुचक्र रच रहा था। अफगानिस्तान में उग्रवादियों की मदद करने के नाम पर पाकिस्तान को अमेरिका से भर भर कर मदद मिल रही थी।
पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को रविंद्र की बदौलत पहले ही भनक लग जाती थी। उनके काम से प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने उनको ब्लैक टाइगर का सीक्रेट खिताब दिया था। 1979 से लेकर 1983 के बीच उनके द्वारा दी गई गुप्त जानकारी का उपयोग करके भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा। कई अवसरों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं पर राजस्थान के पास युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक द्वारा समय पर एडवांस टॉप सीक्रेट्स भेजकर भारत ने इसे नाकाम कर दिया, क्योंकि अब वो पाकिस्तान में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे और पाकिस्तानी आर्मी के टॉप सीक्रेट्स तक अब उनकी पहुंच थी। कौशिक सैन्य इकाइयों से जुड़े दस्तावेज, सेना के प्रमुख अधिकारियों की पोस्टिंग और यहाँ तक कि युद्ध सामग्री के साथ सीमा पर जाने वाली ट्रेनों की डिटेल तक भारत को भेजा करते थे, जिनकी समीक्षा करके देश समय से काफी पहले ही पाकिस्तान की कई साजिशों पर पानी फेरने को तैयार रहता। राव के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार रविंद्र कौशिक खुफिया जानकारी पोस्ट से ही भेजने पर भरोसा करते थे। बस फर्क ये होता था कि इन चिट्ठियों में काम की बातें अदृश्य स्याही यानी इनविजिबल इंक से लिखी होती थी और ये चिट्ठियां सीधे पाकिस्तान से भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान से किसी गल्फ कंट्री से होते हुए भारत पहुंचती थी। ये वो दौर था जब कौशिक द्वारा जानकारी भेजे जाने के बाद भारत पहुंचने में अक्सर 1 से 1.5 महीने लग जाते थे। यदि आप तलवार से जीतते हैं तो एक दिन आप इन्हीं में से एक तलवार से ही मरते भी हैं। आईबी के वरिष्ठ अधिकारी रहे M.K. धर ने अपनी लिखी किताब मिशन टू पाकिस्तान में बताया है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में रहते हुए जो अहम जानकारियां दी थी उनमें हमने करीब 20,000 सैनिकों की जान बचाई थी, लेकिन जब रविंद्र को जरूरत पड़ी तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। 1983 का साल रविंद्र के लिए मनहूस साबित हुआ और उनका भारत का जासूस होना तो उनके लिए और भी ज्यादा मनहूस साबित हुआ। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रविंद्र कौशिक यानी ब्लैक टाइगर की मदद के लिए एक एजेंट इनायत मसीहा को भेजा था, लेकिन वो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी द्वारा पकड़ लिया गया। ISI के अधिकारियों ने उसे काफी टॉर्चर किया, जिसके बाद इनायत ने रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। ISI को पता चल गया कि उनकी सेना का मेजर नबी अहमद शाकिर कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि हकीकत में पाकिस्तान में रॉ का वो जासूस है जो सालों से पाकिस्तान की सभी खुफिया खबरें भारत में रॉ को भेज रहा था। रविंद्र कौशिक की असली पहचान सामने आ गई थी। रविंद्र ने भागने की कोशिश की पर निकल ना सके। उनको गिरफ्तार करके सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। सियालकोट की जेल में रविंद्र कौशिक को 2 साल तक टॉर्चर किया गया, लेकिन तब भी उन्होंने भारत का कोई सीक्रेट उन्हें नहीं दिया। केस चला और 1985 में उनको सजाए मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियावाली जेल समेत पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया। वहां कौशिक को दमा यानी टीबी हो गया। मियावाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद नवंबर 2001 को भारत के इस महान सपूत ने सेंट्रल जेल मुल्तान में दम तोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें जेल के ही पीछे दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर की पोस्ट तक पहुंचे थे। उन्होंने देश को कई अहम सुराग दिए थे। दुश्मन देश में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने घर और परिवार से दूर पाकिस्तान में अपने जीवन के 26 साल बिताए थे। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब वो पकड़े गए तो भारत सरकार ने उनकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। रविंद्र ने भारत में अपने परिवार को कई पत्र भेजे, जिनमें रविंद्र ने अपनी खराब तबीयत की हालत और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाली यातनाओं के बारे में लिखा, लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। शायद ली भी तो मजबूरी में अपनी आंखें फेर ली। और जब रविंद्र कौशिक गुजरे तो हमने तो उनका शव भी लेने से मना कर दिया। उनकी लाश तक को वतन की मिट्टी नसीब नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने को भारत सरकार ने तो रविंद्र से जुड़े हुए सभी रिकॉर्ड तक नष्ट कर दिए। कड़वा है, लेकिन यही सच है। पकड़े जाने के बाद जासूस का कोई वतन नहीं होता। उसका अपना मुल्क ही उसे अपना मानने से इनकार कर देता है। एक टुकड़ा कागज तक का नहीं बचता जो कभी भविष्य में भी उसकी कुर्बानी की हकीकत बयान कर सके, उसके कारनामों को कभी तो दुनिया के सामने रख पाए। उनके नाम तक बदल जाते हैं जो उनको पहचान सके। असली नाम तक देश की प्रतिष्ठा के बोझ में कहीं खो जाता है। जासूसी की दुनिया की यही कड़वी हकीकत है। हम तो ये दावा भी नहीं कर सकते कि जिनकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, क्या ये उनका असली नाम भी है? जो तस्वीर उनके नाम से आपको दिखा रहे हैं, क्या यही इस कहानी का नायक भी है? हमारे चैनल के एक दर्शक अभिमन्यु भट्ट के अनुसार रॉ के तो जन्मदाता, दशकों तक चीफ रहे RN खाओ तक का असली नाम वो नहीं है जो हमने बताया है, जो हम अभी भी नहीं जानते। एक खत में रविंद्र ने अपने पिता से पूछा था कि क्या भारत जैसे बड़े मुल्क में देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वालों का यही अंजाम होता है? अफसोस, इसका जवाब हाँ ही है। आप जीत कर वापिस आ गए तो अजीत डाबोल
काम पूरा करके भी वतन की मिट्टी भी ना नसीब हो पाई तो रविंद्र कौशिक। रविंद्र के खत से भारत सरकार के प्रोटोकॉल्स भले ही ना बदले, लेकिन बेटे के लिए कुछ न कर पाने पर पिता के दिल को ऐसी गहरी ठेस पहुंची कि एक दिन बेटे का भेजा खत पढ़ने के बाद रविंद्र के पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो सभी सवाल जवाबों से भरे चले गए। रविंद्र जीते जी तो क्या, गुजरने के बाद भी भारत नहीं आ पाए, लेकिन शायद उनके परिवार को रॉ ने पाकिस्तान से बाहर और शायद भारत में फरीदाबाद में बसा दिया था। ये बात अलग है कि आज रविंद्र का बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। वैसे तो रविंद्र की जिंदगी की तरह ये भी रहस्य है कि रविंद्र एक बेटी के पिता थे या बेटे के। एक था टाइगर, द ब्लैक टाइगर। आज भले ही देश के इस हीरो पर कई फिल्में या वेब सीरीज बन रही हैं या बनने की घोषणाएं हो रही हैं। जो काम असली हीरो ने किया है, जो यातनाएं देश के लिए रविंद्र कौशिक जैसे कई जासूसों ने सही है, उन्हें आज हम अपना कहकर कोई मरणोपरांत पुरस्कार तक नहीं दे सकते। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। रविंद्र कौशिक और ऐसे ही देश के अनेकों अदृश्य सैनिक जो सालों से हर दिन देश के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नम आंखों के साथ अब इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह कड़ी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और यदि आप भारत के ऐसे ही जासूसों की कुछ गर्व की तो कुछ दर्द भरी कहानियां आगे भी या पिछली कहानियां पाते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलविदा।